आयशा अच्छी तरह से जानती थी अनिका की रोहित की जान थी और रोहित की खुशियां बढ़कर आयशा की जिंदगी में और कुछ नहीं था। रोहित की यह बात सुनकर अनिका ने अपना एक हाथ अपने कमर पर रख दिया और अनिका जानती थी रोहित ने जानबूझकर यह बात कही थी, मगर वह नहीं चाहती थी कि आयशा की नज़रों में रोहित अनिका की एक ऐसी इमेज बनाए। अनिका एक ऐसी बहू नहीं थी जो छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली जाए। आयशा की मारवा हाउस शिफ्ट करने की प्रोसेस शुरू हो गई। तभी अनिका आयशा और रोहित के से यह कहकर वहां से निकल गई कि उसे अर्जेंट काम है, हॉस्पिटल जाना है। आयशा और रोहित को लगा कि शायद हॉस्पिटल किसी पेशेंट को अनिका का इलाज जरूरी थी, इसलिए अनिका इस तरह अचानक ही हॉस्पिटल जा रही थी। अपनी कार में बैठकर अनिका तेजी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। इसके पीछे की वजह यह थी कि क्योंकि राजलक्ष्मी ने अनिका को मैसेज करके बताया था कि जो वी पावर 15 डक अनिका ने राजलक्ष्मी को एग्जाम करने के लिए दिया था, वह काम राजलक्ष्मी ने पूरा कर लिया है। भले ही परम की दी हुई धमकी अनिका के दिलो दिमाग में घूम रही थी, मगर इस वक्त अनिका के लिए सिर्फ और सिर्फ भी पावर 15 पावर ड्रग के बारे में जानकारी हासिल करना सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उस पावर ड्रग का सीधा कनेक्शन अलेक्जेंडर की जिंदगी से जुड़ा था। अनिका यह जानना चाहती थी आखिर वह भी 15 पावर ड्रग का क्या चीज़ है। अगर वह सिर्फ एक नशीला पदार्थ होता तो अनिका के पास अलेक्जेंडर के शरीर में उठ रहे उसके साइड इफेक्ट के लड़ने ना कोई जरूर मदद मिल जाती, मगर अगर वह भी 15 पावर ड्रग सचमुच डीएनए में बदलाव करने वाला कोई ड्रग था तो तब अलेक्जेंडर को अगर वह भी 15 पावर ड्रग नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। नशीले ड्रग्स के सेवन करने से इंसान शरीर उसका आदी हो जाता है। खून में उसकी कमी की वजह से इंसान की काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती है। लेकिन अगर वह ड्रग शरीर के डीएनए स्ट्रक्चर में बदलाव करने वाला है तो इसका मतलब यह साफ है कि अगले पिछले डोज का असर खत्म होने से पहले नया डोज नहीं दिया गया तो उस इंसान की मौत हो सकती है। इस वक्त अनिका को यह जानना बहुत जरूरी था कि क्रिस्टोफर ने जो डेडलाइन बताई थी उससे पहले अलेक्जेंडर को वह भी 15 पावर ड्रग देना जरूरी था या नहीं। जब अनिका लैब में पहुंची तो राजलक्ष्मी काफी परेशान नजर आ रही थी। राजलक्ष्मी ने अनिका को आते ही अनिका से कहा, मैडम मैंने पूरे 28 घंटे कोशिश किए जानने की आखिर यह ड्रग है क्या चीज़, मगर यह समझ नहीं पा रहा हूँ यह ड्रग किन कंपोनेंट से बना है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुछ ऐसा खतरनाक सब्सटेंस देखा है। मैडम इतने घंटों में कोशिश करती रही, मगर मैं यह पता नहीं लगा पा रही हूँ कि आखिर इससे बनाया किस तरह से गया है। क्या यह फार्मूला से बनाया गया होगा या फिर जानना बहुत मुश्किल है। अनिका कहीं ना कहीं राजलक्ष्मी के इस बात का जवाब एक्सपर्ट्स कर रहे थे, क्योंकि इस ड्रग का फार्मूला तक पहुंचना इतना आसान होता तो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 सालों में जरूर इसका तोड़ निकाल लेती और V16 पावर ड्रग खुद ही बनाकर इस्तेमाल कर लेती। मगर अनिका जानती थी इस ड्रग का फार्मूला तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, और इसलिए इतने साल बीतने के बावजूद आज भी क्रिस्टोफर को उस फार्मूला की तलाश थी जो स्वाति की उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने चुराया था। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, ठीक है तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं इस ड्रग का एग्जाम करने की कोशिश करती हूँ। राजलक्ष्मी ने सारा चार्ज अपने हाथ में लेने के बाद अनिका को उस ड्रग का एक छोटी सी बूंद का माइक्रोस्कोप में नीचे एग्जाम करने के लिए अनिका धीरे धीरे अलग अलग तरह के टेस्ट करने लगी। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। अनिका बिना रुके बिना पल के झपकाए उस लीवर पावर ड्रग का एग्जाम करती रही। 3 दिन लगातार मेहनत के बाद अनिका की आंख बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अनिका ने आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आने लगे थे। अनिका का शरीर और दिमाग जवाब दे चुका था, मगर अनिका अंदर की माँ उसके शरीर को किसी तरह बांधे हुई थी। अनिका के लिए जानना बहुत जरूरी था कि आखिर पावर ड्रग क्या चीज है। लगातार 3 दिनों की मेहनत बाद अनिका यह जानने में कामयाब हो गई थी पावर ड्रग का बनावट किस तरह से की गई, मगर सच्चाई पता चलते ही अनिका के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आने लगी। पावर ड्रग का कोई मामूली नशीले पदार्थों से बना हुआ नहीं था, बल्कि सचमुच इंसान का डीएनए एक्सट्रैक्शन में और शरीर के जिस बदलाव करने वाला एक ड्रग था। इसका मतलब यह था कि अगर डेडलाइन से पहले अलेक्जेंडर को भी 15 का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो अलेक्जेंडर को किसी भी तरह मौत हो सकती है। अलेक्जेंडर के बारे में सोच कर अनिका की हालत खराब हो रही थी और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अनिका किसी भी हालत में अपने बेटे को मौत से मुंह से जाता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि V15 का इंजेक्शन देने के बाद अलेक्जेंडर का फ्यूचर क्या होगा। अनिका का आशीष ने बताया था कि V15 एक के बाद एक आखिरी पावर ड्रग का डोज देनी जरूरी होती है, जिसका नाम था V16 पावर ड्रग। आशीष डोगरा ख्याल से आते ही अनिका ने अपनी जेब से फोन निकाला, आशीष के भेजे हुए नंबर पर कॉल लगा दिया। कुछ देर रिंग बजने के बाद आशीष ने कॉल रिसीव किया।
कॉल रिसीव करते ही आशीष ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर लोग मुझ पर अब शक करने लगे हैं। पहले यहाँ के लोग मुझ पर काफ़ी भरोसा दिखाया करते थे, मगर अब उन लोगों का मेरे सवाल काफ़ी अजीब लगने लगे हैं। इसलिए कुछ लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मुझे अपनी जान का परवाह नहीं, बस मरने से पहले मुझे सौंपा हुआ कुछ काम पूरा करना चाहता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन के जड़ तक पहुँचने तक इसे ख़त्म करने के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी मौत पक्की है, मगर मेरी मौत फिजूल नहीं जाएगी। बस दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ। अनिका ने आशीष को मेंटल सिचुएशन अच्छी तरह से समझ सकती थी। जो काम स्पेशल डिपार्टमेंट ने आशीष को सौंपा था वो काफ़ी मुश्किल और खतरनाक था, मगर इस वक्त एक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जान की परवाह थी। इसलिए अनिका ने आशीष से पूछा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? क्या अलेजेंडर को भी 15 ड्रग इंजेक्ट करना जरूरी है? अनिका का सवाल सुनते ही आशीष ने, देखो यह बेहद ज़रूरी है। अगर वक्त में अलेजेंडर को यह डोज नहीं दिया गया तो उसका दिमाग की नसें तंग हो सकती है और कुछ ही मिनटों में उस बच्चे की मौत हो सकती है। देखो, पहले मैं नहीं जानता था कि अलेजेंडर तुम्हारा बेटा है, मगर मैंने अलेजेंडर को दी हुई पावर ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। यह पावर ड्रग काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से काम करता है। कभी कभी किसी इंसान के शरीर में जाकर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बता देता है, तो कभी किसी का मेंटल स्ट्रेंथ। और अलेजेंडर को जो पावर ड्रग का डोज दी गई है उसका अलेजेंडर के मेंटल स्ट्रेंथ किसी आम बच्चे के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा तेज कर दिया गया है। मगर शरीर में डीएनए स्ट्रक्चर में जो बदलाव आए हैं वो अभी यूँ समझ लो कि आधे और आने वाले हैं। इस बदलाव का पूरा नहीं किया गया तो अलेजेंडर की ज़िंदगी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अब इस बदलाव को तभी पूरा किया जा सकता है जब पावर ड्रग का डोज पूरी हो। इसका मतलब यह है कि भी 15 पावर ड्रग का डोज, उसके बाद वक्त रहते हुए अगर भी 16 पावर ड्रग पहुंचा तो पाव अपने बेटे की जान बचा सकती हो। अनिका अब अच्छी तरह समझ चुकी अलेजेंडर को बचाने के लिए उसे भी 15 पावर ड्रग का डोज देना जरूरी हो गया था और अब किसी भी हालत में उसे अलेजेंडर को वो इंजेक्शन देना ही होगा। मगर अनिका एक बात को लेकर काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। स्वाति ने अनिका के लिए भी 16 पावर ड्रग का डोज तक पहुंचने का क्लू जो छोड़े थे, अनिका उस क्लू के बारे में पता नहीं लगा पा रही थी। अनिका का दिल धड़कन तेज होने लगी थी। अनिका किसी भी हालत में अपने बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकालना चाहती थी। दुनिया कितनी नमकीन डॉक्टर होने के बावजूद अनिका आज अपने आप को बेहद महसूस कमजोर कर रही थी। अनिका की आंखों के सामने उसका बेटा मौत के मुंह में और तेजी से कदम रखते हुए जा रहा था, मगर अनिका उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। आशीष ने फोन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने भी 16 ड्रग का फॉर्मूला और आखिरी डोज का सैंपल कहाँ छुपा रखा है, यह तुम्हारे लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, किसी तरह कोई क्लू मिलने से मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। अब इस वक्त मेरा तुमसे बात करना ठीक नहीं, यहाँ हर तरफ बहुत खतरा है। मैं मौत से पहले अगर मैं तुम्हें लोगों कुछ काम आ सकूँ तो मेरा बहुत खुशी होगी। कोई मुझे सुराग मिलते हैं मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यह कहने के बाद आशीष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी आखिर स्वाति ने भी 16 ड्रग आखिर डोज कहाँ छुपा रखा था। आशीष के कहने से एक के बाद एक साफ हो गई थी कि ना जाने दुनिया में कितने ऐसे पावरफुल इंसान होंगे जिन्होंने इस ड्रग का इंजेक्ट किया गया हो। अनिका एक के बाद एक दुनिया में हुई अविश्वसनीय बातों पर अपने मन ही मन याद करने लगी। कई बार ऐसा होता है तो एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े मेडिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता था। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे करते ये बच्चा हो सकता है इसी पावर ड्रग का रैकेट का शिकार हो गया हो। कई बार तो ये भी सुनने में आया है कि बहुत से कम उम्र के ही बड़े बड़े साइंटिफिक काफ़ी रहस्यमय सिचुएशन में अपनी जान गंवा दी थी। क्या यह सब उसी की बात का इशारा कर रहा? दुनिया में कोई ऐसा साधारण लोग इसी पावर ड्रग के सेवन की वजह से काफ़ी कम वक्त के लिए सुर्खियों में आए थे, लेकिन अनिका ने अब तक यह बात जान ली थी कि भी 16 पावर ड्रग अगर एक के बाद दुनिया में सामने आए तो देखते ही देखते ये सारे लोग जो साधारण इंसान के मुकाबले काफ़ी असाधारण शक्तियाँ अपने शरीर में लिए घूम रहे हैं, वो लोग हमेशा के लिए इन शक्तियों को अपने अंदर बसाने में कामयाब हो जाएंगे। देखते ही देखते ये दुनिया काफ़ी बदल सकती है। अगर कोई चाहे तो इस शक्तियों को दुरुपयोग से रोकने में कामयाब हो सकता है, मगर अगर यह भी 16 पावर ड्रग किसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से हाथ लग गया तो वो लोग शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी इकोनॉमी काम अपने कब्जे में ही कुछ ही दिनों के अंदर कर सकते हैं। एक छोटा सा देश कुछ लोगों का आर्मी को इतना ताकतवर बना सकते हैं तो वो बड़े बड़े देशों को लाखों की आर्मी को लड़कर भी उसे देश पर कब्जा कर सकते हैं और भी कई खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है जो इंसानी कल्पना से परे थे।
और अगर ऐसा हुआ और भी 16 पाउडर ड्रग खतरनाक लोगों के हाथ में लग गया तो एक के बाद पक्की है कि दुनिया में बहुत तेजी से अंत की ओर आगे बढ़ने लगेगी। मगर एक माँ के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, वो किसी भी तरह भी 16 ड्रग का अपने बेटे की जान बचाने के लिए उपयोग कर सके। अनिका ने इस वक्त किसी और चीज के बारे में सोचा नहीं। तभी अनिका के फोन पर रोहित ने नंबर फ्लैश होने लगे। अनिका ने कॉल रिसीव किया, मगर अनिका ने अपनी ही गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका ने कहानों पर रोहित की आवाज पड़ी। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, ड्रग के बारे में कुछ पता चला? अनिका ने लंबी सांस लेकर रोहित को जवाब दिया, हमें अभी इसी वक्त अलेजेंडो को भी 15 पाउंड ड्रग इंजेक्ट करना होगा। जब अनिका ने रोहित से कहा अलेजेंडर को अब जल्द से जल्द बी 15 पावर ड्रग का डोज देना जरूरी है, तब रोहित समझ गया अनिका जान चुकी थी। अब अलेजेंडर को जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। रोहित अच्छी तरह से जानता था, अगर अनिका के पास इसका अलावा और कोई तरीका होता तो अनिका कभी भी रोहित को यह नहीं कहती कि अलेजेंडर ट्रीटमेंट उस पावर ड्रग के जरिए जान बचाया जा सके। अनिका की बात से सुनकर रोहित काफी मायूस हो गया। रोहित ने अनिका का काबिलियत पर काफी भरोसा था। रोहित भी जानता था कि अनिका देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थी। और जब अनिका ने खुद ही अपने बेटे के लिए पावर ड्रग को इलाज का एकमात्र आखिरी तरीका बताया, इसका मतलब साफ था, अलेजेंडर का शरीर पूरी तरह से ड्रग का मोहताज हो गया था। अनिका ने फोन पर रोहित से कहा, वैसे अलेजेंडर की तबीयत कैसी है? रोहित ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 3 दिन पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मगर पिछले 2 दिनों से अलेजेंडर बार बार सर में दर्द का कंप्लेन कर रहा, मगर दर्द काफ़ी मामूली थी, इसलिए उसने दवाई लेने या डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। मगर कल अचानक ही आर्यन के साथ जब वो कमरे में एक मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तब अचानक ही उसके सारे सर में दर्द जोर से होने लगा और हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर को घर बुलाया। अपनी पूरी टीम के साथ सारे इन्फेक्शन लेकर घर पहुंचे। अलेजेंडर का काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने अलेजेंडर की नींद का इंजेक्शन दे दिया। अब डॉक्टर पूरी टीम अलेजेंडर की तबीयत पर नज़र बनाए हुए हैं। अलेजेंडर इस वक्त बेहोश है, मगर डॉक्टरों का कहना है कि होश में आते ही वो फिर से वही दर्द महसूस कर सकता है। वैसे उसकी बाकी रिपोर्ट काफ़ी नॉर्मल है, बस डॉक्टरों को ये समझ नहीं आ रहा कि अलेजेंडर को जो सर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा। भले ही कोई समझ में यह नहीं पा रहा होगा अलेक्जेंडर के सर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा था, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी ऐसा क्यों हो रहा। अनिका ने रोहित से कहा, एक काम करो, अभी इसी वक्त भी 15 पाउंड ड्रग को इंजेक्ट दे दो। अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर तुमसे पूछे कि यह कौन सी दवाई है, तो तुम उनको बता देना कि मैं उन्हें से कहूंगी कि यह माइक्रो का कंट्रोल करने के लिए बेहद असरदार दवाई है। रोहित अच्छी तरह से जानता था, अगर वो अपनी हॉस्पिटल के डॉक्टर से कोई फरमाइश करता तो वो लोग कभी रोहित को बात का टाल नहीं सकते थे। रोहित को इस बात का डर नहीं था कि वह डॉक्टर रोहित को उस ड्रग के बारे में पूछेंगे, मगर वो चाहता था कि अलेक्जेंडर को इंजेक्शन खुद अनिका लगाए और अलेक्जेंडर के शरीर में हो रहे बदलाव को अनिका अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रह सके। इसलिए रोहित ने अनिका से कहा, देखो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंडर बिल्कुल सेफ है। मेरे ख्याल से जब तक तुम घर पहुंची तब तक अलेक्जेंडर का देखभाल करने के लिए मैं काफ़ी खुद हूँ। लाइफ केयर हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर भी है और उनका स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी आंखों से उस ड्रग का होने वाला असर को देखो और अलेक्जेंडर के शरीर में होने वाले बदलाव को खुद तुम एग्जामिन करो। अनिका जानती थी लाइफ केयर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर काफ़ी काबिल थे, मगर वह रोहित की बात भी अच्छी तरह से समझ सकती थी। इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट करते ही अनिका तेजी से अपनी कार ड्राइवर करके मारवा हाउस पहुंची। देखे ही अनिका ने अलेक्जेंडर को रखे गए कमरे में पहुंची। अनिका ने तुरंत पावर ड्रग को इंजेक्ट तैयारी करके अलेक्जेंडर को इंजेक्शन दे दिया। आसपास खड़े किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो अनिका से पूछ सके उन्हें अलेक्जेंडर को कौन सा इंजेक्शन लगाया। कि इंजेक्शन लगने के बाद अनिका लगातार मॉनिटर पर अलेक्जेंडर की हार्ट बीट और दिमाग में हो रहे वाइनवेस मीटर करने लगी, मगर कुछ ही दिल में बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। सारी रिपोर्ट को देखकर अलेक्जेंडर के शरीर से लगे सारे मॉनिटर की रिकॉर्डिंग देखने के बाद दुनिया की कोई भी डॉक्टर यह नहीं कह सकता कि आखिर अलेक्जेंडर को क्या तकलीफ हो सकती है। इंजेक्शन लगने के बाद कुछ ही पल के बीते थे, अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोल दी। आसपास खड़े डॉक्टर यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। अलेक्जेंडर ने एथोरेसिक्स इंजेक्शन दिया गया था, जिसके कारण अलेक्जेंडर कम से कम 10 घंटे तक होश में ना आ सके, मगर इस इंजेक्शन लगाए अभी सिर्फ 6 घंटे हुए थे। अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर आसपास के खड़े डॉक्टर हैरान हो गए। अनिका बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर का चेहरा देखने लगी। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा तुम्हें? अलेक्जेंडर ने काफी सरप्राइज होकर रोहित और अनिका से और देख
रहा था। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग उसके कमरे में क्या कर रहे हैं और वह इस तरह के मशीनों के बीच बीच बिस्तर पे क्यों लेटा हुआ है। अनिका ने रोहित की ओर हैरानी से देखते हुए अलेक्जेंडर से कहा, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मैं तो वह आर्यन के साथ अब उसकी दी हुई चैलेंज पूरी करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने मुझे 10th स्ट्रेंथ मेंटली प्रॉब्लम दिया था, यह सॉल्व करने के लिए, जो उसे सॉल्व करना थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। हाँ, कुछ देर तक मैं भी सोच में पड़ गया था इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, मगर पता नहीं मेरी आंखें कैसे लग गई और अब जब मैं जागा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि वो प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल था। मेरे दिमाग में काफ़ी देर तक सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका चल रहा था और जब जागने के बाद मुझे याद आया कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो काफ़ी ईजी है। अनिका और रोहित दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम्हें सर में दर्द महसूस हो रहा? अलेक्जेंडर ने फिर हैरानी से अनिका को देख कर कहा, नहीं, वो तो 2 दिन पहले थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मगर इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलेक्जेंडर बाकी रिपोर्ट काफ़ी नॉर्मल थे। अनिका यह देखकर हैरान थी कि अलेक्जेंडर बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी आखिर अलेक्जेंडर को इतना नॉर्मल कैसे था। क्या वाकई में 20-15 इतना पावरफुल था या फिर कुछ सिर्फ इस मंदर कहानी या बात ना कोई अनिका समझ पा रही थी, ना ही रोहित, मगर वह दोनों एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि ईश्वर की बात को हल्के में लेकर वह कोई गलती नहीं कर सकते थे। अगर उसकी बात सच हुई तो ये साफ कुछ कुछ भी 15 ड्रग का असर की वजह से हुआ है। इसका मतलब साफ था, अगले 3 महीने का असर इसका पूरा हो जाएगा और अलेक्जेंडर की जान बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचेगा, भी 16 पावर ड्रग। जब अनिका ये सोच सोच के परेशान हो रही थी आखिर वो भी 16 ड्रग का किस तरह के पहुंचे। अनिका की परेशानियां देखकर रोहित अनिका को कमरे से कोने में ले गया। रोहित ने अनिका से पूछा, देखो, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे काबिल डॉक्टरों में से एक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद भी 16 ड्रग का फॉर्मूला ढूंढकर उसे ड्रग को बना लो, ताकि 3 महीने के भीतर ही हम अलेक्जेंडर को उस पावर ड्रग का आखिरी डोज देकर उसे बचा ले। अनिका अच्छी तरह से समझती कि रोहित क्या कहना चाहता था, मगर अनिका खुद लेबोरेटरी में भी 15 पावर ड्रग को टेस्ट करने आई थी। अनिका जानती थी 3 महीने में भी 16 पावर ड्रग का फॉर्मूला बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। भले ही अनिका एक असाधारण डॉक्टर थी, मगर इतनी शक्तिशाली और पावरफुल डॉक्टर ड्रग बनाने के लिए अनिका के पास वक्त बहुत कम था। अनिका अच्छी तरह से जानते थे 3 महीनों के अंदर भी 16 पाउडर ड्रग बनाना उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके बेहतर यही होता है कि अनिका स्वाति के छोड़े हुए क्लू को ढूंढकर किसी तरह उस पाउडर ड्रग तक पहुंच पाए। अगर अनिका अभी यह सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि वह किसी तरह स्वाति को छोड़े हुए क्लू तक पहुंचने के लिए कैसे कामयाब हो। अनिका ने रोहित को अभी इस लाइन में उलझे ही फंसे थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही आयशा, रिया और आर्यन के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। दोनों बच्चों ने आयशा का हाथ पकड़ रखा था। तीनों को एक साथ देखकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अपना परिवार धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा था। जब रोहित ने नजर फिर से अनिका पर पड़ी तो रोहित ने महसूस किया कि अनिका काफी हद तक मायूस नजर आ रही है। अनिका का दिल में बस अब एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह वो अपने बेटे अलेक्जेंडर को मौत के चंगुल से बाहर निकाल सके। अलेक्जेंडर की जान बचने के लिए अब अनिका के पास छोड़े हुए क्लू तक किसी भी तरह पहुंचना जरूरी था। रोहित ने अनिका को दिलासा दिलाते हुए कहा। अचानक मारवा हाउस के हॉल में शोर शराबे की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि मारवा हाउस में इतनी शोर शराबे की आवाज क्यों आ रही है। जब रोहित और बाकी लोग कमरे से बाहर निकले तब रोहित ने नीचे हॉल में हंसराज जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर घर के नौकरों को डांट रहा था। घर के सिक्योरिटी गार्ड हंसराज के सामने हाथ जोड़ कह रहा था, मुझे सर माफ कीजिए, मगर मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। हंसराज ने उसे डांट लगाते हुए कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर का असली मालिक का बेटा हूँ। मैं इस घर के आने को कोई रोक नहीं सकता। अगर चाहो तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकते हो, मगर वहाँ भी तुम मेरे बाल बाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले ही मैं इस घर में और मारवा खानदान की प्रॉपर्टी में अपने सारे अधिकार त्याग दिया था, मगर मुझे अपने घर में आने का कोई रोक नहीं सकता। कांच के लिफ्ट में से रोहित का जब नीचे आता हुआ हंसराज ने देखा तो रोहित ने देखते ही वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह क्या अनर्थ कर दिया है तुमने? इतने बड़े मारवा कॉम्पिटिशन का हेड हो और तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए हमेशा ही हर फैसला अपने दिमाग से लिया करोगे, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमजोर हो सकते हो और एक औरत की बातों में आकर फंस कर पूरे के पूरे मारवा परिवार को और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इतने बड़े खतरे में डाल सकते हो। रोहित जब लिफ्ट से बाहर निकला तो रोहित के पीछे पीछे आयशा भी लिफ्ट से बाहर निकली। आयशा की ओर इशारा करते हुए हंसराज ने कहा, इस औरत को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता नहीं इस औरत की वजह से क्या कामयाब आ सकती है।
हम लोग ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि पूरा का पूरा मारवा खानदान खतरे में पड़ सक जाएगा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? औरत ने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है, वो आदमी क्या कर सकता है? रोहित ने हंसराज की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने तो तुम लोगों से कहा था ना, इन्हें अंदर बिल्कुल ना आने दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित के सामने झुकाकर सर खड़ा रहा। तभी रोहित आगे बोलने से र- कतराते हुए हंसराज ने अपनी आवाज को ऊंची करते हुए रोहित से कहा, मैं अंदर कैसे है इस बात का फिक्र करना छोड़ दो, और अपने आप इस घर के बाहर निकल के रोक सको तो रोक लो। हंसराज को यह बात सुनकर आयशा को आसपास खड़े बाकी लोग हैरानी से देखने लगे। आखिर हंसराज ने ये बात क्यों बोली और इस डर के पीछे की वजह क्या थी? बाकी घर वाले समझ नहीं पा रहे थे। क्या इसका घर डर जुड़ा था परम से? हंसराज ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानते हो इस औरत ने अपनी दुश्मनी उतारने के लिए वो अक्षय वर्मा क्या कर सकता है? रोहित ने हंसराज को कुछ कहने जा ही रहे थे, तभी हंसराज ने इशारा करते हुए रोहित को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो, इतना जान चुके हो कि वह अक्षय वर्मा अपनी दुश्मनी मारवा खानदान पर उतारना शुरू कर दिया है। वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हमने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो कुछ ही दिनों में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चलो, मारवा खानदान के पैसों में मेरा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इस वक्त घर का मैं फैमिली बिजनेस पर हूँ, मगर मुझे मेरे पापा को की इतनी मेहनत से बनाई हुई हर चीज़ बहुत कीमती है। मैं जानता हूँ उन्हें किसी कितनी मेहनत करके यह सब कुछ खड़ा किया था, और इस तो तरह तुम्हारे अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता मैं। हंसराज की ये सारी बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर काफी घबराहट नजर आने लगी। आयशा ने अटकती हुई आवाज में, हंसराज के क्या क्या हुआ, क्या किया उसने? आयशा की आवाज हंसराज के कानों में पड़ते ही हंसराज ने जोर से चिल्लाते हुए आयशा से कहा, चुप हो जाओ तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे किए हुई सजा अब मेरे परिवार को भुगतनी होगी। पता नहीं वह कौन सी घड़ी थी जब मेरे पिताजी ने तुमसे शादी करके चुना था। मैं जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैं समझ गया था तुम इस घर को सर्वनाश करने के लिए आई हो। और आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी वजह से मारवा खानदान की इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना वो कितना पावरफुल आदमी है। रोहित बच्चा है, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए वो पूरे खानदान को मिटा सकता है। जैसे-जैसे हंसराज अपनी आवाज ऊँची कर रहा था, आयशा के चेहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी। आयशा मारवा ने फिर से अटकती हुई आवाज में हंसराज से पूछा, क्या किया उसने, जरा मुझे बताओ। हंसराज ने तेज सांसें लेते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तक तुम जान चुके होगे कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का शेयर अचानक ही मार्केट के खुलते ही दुगने दाम पर बिकने लगे हैं। आज सुबह मार्केट खुलते ही हमारा शेयर अपनी सर्किट्स में चला गया। इसका क्या कारण है, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। रोहित ने अपने दोनों हाथ को अपने जेब में डाल दिया और बड़े ही रिलैक्स होकर हंसराज की बात सुनने लगा। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ पता था, मगर फिर भी उसे घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। हंसराज मारवा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अक्षय वर्मा ने मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी का ज्यादातर शेयर मार्केट से उतारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे शेयर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द वो हमारी कंपनी का बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। हमारी कंपनी जिन जिन इन्वेस्टर को शेयर खरीदे हैं उन सब के पास दोगुनी दामों में अपना खरीदना शुरू कर दिया है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना, हो सकता है पास पैसा का कोई कमी नहीं है, उसका परिवार दुनिया की इकोनॉमी हैंडल कर सकता है, उतना पावरफुल है ना, उसके पास कैश की कमी है और ना ही प्रॉपर्टी की। अरे हमारी पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर जितना कैश हम जमा कर सकते हैं उतना कैश तो हर महीने वो अपने अकाउंट में जमा करवाता होगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने कितनी जल्द वो पूरा का पूरा मारवा इंडस्ट्री को अपने नाम करवा सकता है। हम चाहे कर भी हमारे शेयर बाई बैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शहर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में हमारे शहर में कीमती बाजार कम से कम 10 गुना हो जाएगा। हमारे लिए हमारे शहर को बाय बैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और यह सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानते हो, मगर फिर भी खामोश खड़े हो। यह सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ है जो तुम्हें इस वक्त साथ खड़ी है। कहा था मैंने तुमसे आयशा को एक दिन तुम्हारे हमारे बेटे की बर्बादी का कारण बनोगी, और आज वह दिन आ गया है। अब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बर्बाद होने का कगार पे खड़ा है। इसके बाद लंबी सांस लेते हुए हंसराज ने रोहित को देख कर कहा, देखो, समझने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ वो कितना पावरफुल है। क्या तुम्हें कभी इम्पॉसिबल ग्रुप का नाम सुना है?
कुछ 10-12 लोग हैं जो ग्रुप को मेंबर है और वह 10 में से 12 लोगों को पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स पे अपना काबू रखते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अक्षय वर्मा उस ग्रुप का मेंबर है। यह वह लोग हैं ताकतवर है जो हमारे उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब आपको अपने मारवा हाउस को बचाने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? रोहित बड़े ही शांति हंसराज का हर बात सुन रहा था। वह जानना चाहता था आखिर हंसराज क्या प्लानिंग करके घर आया था। हंसराज ने रोहित को देखा, देखा बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। चाहे तुम कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूँगा। तुम आयशा को फिर से घर लेकर आए हो, ये बात तब तक सभी लोगों को पता चल चुकी है और सब लोग यह जान चुके हैं तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। तुम्हारे ताऊ जी ने तो पूरे परिवार को, बाकी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया अभी है। सभी लोग चाहते हैं कि तुम मारवा खानदान के हेड का पोजीशन नीचे उतर जाओ और मैं उससे जीते जी यह होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस सब से बेचने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। ऐसा मारवा का हाउस से बाहर निकाल दो या फिर उस अक्षय वर्मा के हवाले कर दो। यह एक रास्ता है अक्षय का गुस्से को शांत करने का, वरना आने वाले कुछ ही दिनों में मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्री का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। आयशा को अब हंसराज की हर बात तीर के चौराहे चुभने लगी थी। आयशा मारवा मन ही मन अपने आप को रोहित को गुनहगार मानने लगी थी। आयशा मारवा समझ चुकी थी यह सब कुछ उनकी वजह से हो रहा। रोहित और मारवा खानदान के इतने खतरनाक आदमी अपने आप को दुश्मन बना लिया था तो सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से। आयशा ये सब कुछ नहीं चाहा कि उसकी वजह से रोहित और मारवा खानदान पर किसी भी तरह का मुसीबत आए और इसलिए आयशा ने मारवा को 20 सालों तक अपने ही बेटे का अपने आप से अलग कर दिया था। मगर आज इतने सालों बाद आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोहित को सब कुछ सच सच बताकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और कुछ ही गलती का सजा रोहित और मारवा खानदान को उठानी होगी। रोहित ने आयशा के नजरों में पछतावा पढ़ लिया था। इससे पहले कि हंसराज आयशा और जलील करने की कोशिश करता, रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए हंसराज को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा वो सिर्फ कुछ सब कुछ माँ की वजह से हो रहा। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यह सब कुछ जो हो रहा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा। मारवा खानदान को अगर किसी का खतरा है तो वो आप है, माँ नहीं। रोहित को इस तरह बात करते हुए देखकर हंसराज शौक हो गया। वो फटी हुई आंखों को रोहित को देखने लगा। आयशा भी समझ नहीं पा रही थी आखिर इसमें हंसराज मारवा क्या दोषी था। कॉलेज के दिनों में अक्षय वर्मा उफ परम को आयशा की वजह से इमोशनल चोट पहुंची थी जिसका बदला अब वो पूरे मरवा खानदान से लेना चाहता था। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सचमुच अपने परिवार और अपने बेटे को इतनी ही बड़ी पोड़ी होते हैं तो 20 साल पहले अपने ही बेटे को किडनैपिंग में अक्षय वर्मा का साथ नहीं दिया होता। रोहित की ये बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हंसराज फटी हुई आंखों से रोहित को देखने लगा। हंसराज ने अटकती हुई आवाज में रोहित से गया, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी किडनैपिंग क्यों कराऊंगा? तुमने तो रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने जेब में डालकर बड़ी कैजुअल में इस बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा हुआ आपने ही सवाल पूछ लिया। चलिए अब मुझे मौका दिया तो मैं आपको इस सवाल का बाकी लोगों को जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल का जवाब आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। हंस राय के चेहरे पर अब घबराहट साफ नजर आने लगी थी। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सालों पहले जब अक्षय वर्मा आपके घर आपके अपनी एक गर्लफ्रेंड के बारे में बातें किया करते थे तब आप अच्छी तरह से जानते थे कि वह किस लड़की को धोखेबाज कह रहा है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी बीबी आयशा मारवा थी। रोहित की बातें सुनकर हंसराज के होश उड़ गए। खुद आयशा भी यह बात नहीं जानती थी। उस वक्त हंसराज को यह पता था कि अक्षय वर्मा जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है वो एक्स गर्लफ्रेंड आयशा ही थी। यह बात हंसराज अच्छी से जानता था। रोहित की बात सुनकर अब हंसराज के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी, मगर रोहित को बात ने जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, यह सच क्यों? कारण गुलेरिया मुझसे बेहद बिजनेसमैन है। बिजनेस करने का सूझबूझ शायद उस वक्त करण गुलेरिया में मुझसे ज़्यादा बेहतर था। मैं मानता हूँ मैंने बिजनेस में इतना टैलेंट नहीं था, इसलिए सब कुछ था, मगर इस बात का आयशा और परम संबंध के साथ क्यों कनेक्शन है? रोहित ने अपने हाथ को इशारे में हंसराज को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, सब कुछ समझता हूँ, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा मुझे यह बताना, दादाजी ने उस वक्त आप ही के हेड ऑफ द कंपनी क्यों चुना था? क्यों मारवा खानदान को इस तरह से कोई रिवाज है? नहीं, घर का सबसे बड़ा बेटा हेड की कुर्सी पर बैठेगा और फिर अपने भाई यानी मेरे सारे चाचा आपकी कुर्सी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर फिर भी दादाजी ने आप ही को क्यों चुना था? रोहित ये सवाल सुनकर हंसराज के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए एक बात पर गौर करते हैं।
जिस वक़्त करण गुलेरिया ने अपने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी का भागम-दौर आपके हाथों में ली थी, उस वक़्त इमोशनली एक काफ़ी दर्दनाक परिस्थिति से गुज़र रहे थे। स्वाति मल्होत्रा के चले जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुके थे, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम करके वो हमेशा-हमेशा के लिए चीज़ दूर कर चले जाना चाहते थे। अगर अनिका ने उनकी ज़िंदगी में ना हो आई होती तो शायद उन्होंने आकाश को गोद ले लिया होता और सब कुछ आकाश के नाम कर दिया होता। फिर भी ये कैसे हो सकता है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से आगे निकल जाए और अगर आप यह बात सच है तो आप में बिज़नेस करने का सूझबूझ नहीं है। तो फिर ज़रा मुझे बताइए, मारवा खानदान के पास मदद की उम्मीद के बिना आपके अपना अमेरिका में जाकर इतना बड़ा बिज़नेस कैसे खड़ा कर लिया? अगर आप बिज़नेस की सूझबूझ ना होती या सब कुछ नहीं कर पाते तो रोहित के मुँह से ये बात सुनते ही हंसराज कदम लड़खड़ाने लगे। रोहित ने इसके बाद जो पूछा उससे हंसराज होश उड़ गया। रोहित ने हंसराज से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ था? माँ को धोखा देकर देविका आंटी के साथ रिश्ता बनाने की बात इसी प्लानिंग का हिस्सा थी? रोहित ने बचपन से ही अपनी परिवार की कॉम्प्लेक्सेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी। जब उसे अपने पापा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तब उसे यह पता चला कि जवानी के दिनों में उनके पापा काफ़ी दिल फेक और आयास इंसान हुआ करते थे। मगर फिर भी दादाजी ने रोहित के पापा को हमेशा ही मारवा इंडस्ट्री का हेड चुना था। रोहित धीरे धीरे इस बात का भी एहसास हुआ कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि हंसराज ने बिजनेस करने में कोई क्षमता नहीं थी। हंसराज के वह अंदर टैलेंट ही नहीं थी जो मारवा खानदान का विरसित में मिलानी थी। मगर रोहित अब तक यह जान चुका था कि यह बात बिल्कुल गलत थी। अगर ऐसा होता तो अमेरिका जाने के बाद हंसराज ने अपने ही बलबूते से इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा किया होता। रोहित अक्सर यह भी सोचता रहा था कि रोहित के दादाजी और दादी जी किस किस्मत के बाप माँ बाप थे। भले ही हंसराज ने अपनी बीवी को धोखा दिया था और किसी और औरत के साथ रिश्ता बना लिया था, मगर रोहित अपने दादा-दादी को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए रोहित यह समझने में हमेशा नाकाम रहा थी, आखिर क्यों उन्होंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया और अपने 5 साल के पोते को इतनी कम उम्र में परिवार से अलग मुखिया डिलेक्सर कर दिया था। ये सारी बातें बचपन से ही रोहित समझने से बाहर थी। वह जानता था यह ज़रूर कोई ऐसा राज जो आज भी दबा हुआ है। रोहित ने इतने सालों में कई बार इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, मगर हमेशा ही रोहित के हाथ निराशा लगी। मगर जब आयशा ने रोहित को सब सच्चाई बताई, तब धीरे धीरे रोहित इस पहली हुई हर पहलू को तक एक साथ जोड़ने लगा। हंसराज और देविका के देश छोड़ जाने के बाद लेकर उनके वापस आने तक हर कड़िया जब जोड़ते रहा, रोहित धीरे धीरे अपने परिवार का वो सच्चाई पता चली जो जानने में मारवा खानदान के प्रति रोहित की आदर और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया। रोहित जान चुका था जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक अरेंजमेंट था। जो कुछ भी उनके दादाजी और हंसराज के में हुआ था, रोहित के दादाजी और हंसराज यह जान चुके थे कि अक्षय वर्मा उर्फ परम अपना बदला लेने के लिए मारवा खानदान के बिजनेस को धीरे धीरे चोट पहुंचा रहा था। और वह यह भी जान चुके थे कि अक्षय वर्मा का खानदान काफी पावरफुल था। मारवा खानदान चाह कर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। रोहित के दादा ने मारवा खानदान के पुश्तैनी बिजनेस अपने जान से भी ज्यादा संभाला था। वो किसी भी किस्मत में इस बिजनेस को अपनी आंखों के सामने खत्म होते नहीं देख सकते थे। मारवा खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा रोहित के दादाजी के लिए सब कुछ थे। इसलिए उन दिनों रोहित के दादाजी और हंसराज ने जानबूझकर ये सारी प्लानिंग की थी। वो जानते थे अगर आयशा को मारवा खानदान से अलग दूर कर दिया जाए तो किसी ना किसी तरह अक्षय वर्मा समझ लेगा कि उसका बदला पूरा हो गया। इसलिए हंसराज ने जानबूझकर देविका के साथ अफेयर किया और जानबूझकर अफेयर के सारे सबूत आयशा के सामने रख दिए। रोहित के दादाजी ने भी बड़ी आसानी से हंसराज को जायदाद से और मारवा खानदान का बेदखल कर दिया ताकि वह रोहित को मारवा खानदान की निगरानी में रख सके। और यह भी अच्छी तरह से जानते थे ये छोटे बच्चे माँ को कितनी ज़रूरत होती थी। आयशा के साथ डाइवोर्स लेने के बावजूद अक्षय वर्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जब आयशा कुछ दिनों के लिए रोहित को मारवा हाउस में रखकर अपनी ज़िंदगी में आए इस बड़े तूफान को शांत करने के लिए विदेश गई थी, वहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने आशिक परम के साथ हुई। मगर उस वक्त अक्षय वर्मा को यह एहसास हुआ थी चाहे हंसराज आयशा की जिंदगी से दूर जा चुका था, मगर आयशा कभी भी अक्षय वर्मा की जिंदगी से में वापस नहीं आने वाली थी। इसलिए अक्षय ने एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग की। अक्षय ने आयशा की जिंदगी में सबसे चहीते चीज यानी उसका बेटा रोहित को उससे दूर करने का फैसला लिया। रोहित की किडनैपिंग हुई। मारवा खानदान उस वक्त भी दिल्ली में काफी पावरफुल था, मगर वह जानते थे कि रोहित का किडनैपिंग किसने
की थी, इस वह लोग बिल्कुल शांत रहे। कई घंटों गुजर जाने के बाद जब रोहित को कोई अता पता नहीं लगा, तब आयशा ने मजबूरन गुलेरिया परिवार के सामने मदद की भीख मांगी, मगर कोई घंटे बीत चुके थे, इसलिए करण गुलेरिया भी आयशा की कोई मदद नहीं कर पाए थे। अक्षय वर्मा ने आयशा को यह जताया कि रोहित की मौत के मुंह से बचाना है, तो आयशा हमेशा के लिए अक्षय वर्मा के कर्जदार बन गए। इसके बाद अक्षय वर्मा ने आयशा की दुस्ती नथ पर हाथ रख दिया। अक्षय वर्मा ने आयशा को हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर रहने की सजा सुना दी, मगर कहीं ना कहीं रोहित के दादाजी इस बात को लेकर काफी अस्वस्थ थे कि भले ही आयशा हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर हो जाए, मगर मारवा खानदान का वारिस मारवा खानदान की निगरानी में रहेगा और भविष्य में मारवा खानदान का बागडोर अपने हाथों में बड़ी ही आसानी से ले लेगा। हंसराज और रोहित के दादाजी ने सोचा था कि कभी ना कभी आयशा अपने पुराने प्रेमी परम यानी अक्षय वर्मा के साथ मिल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। आयशा ने परम को कोई सालों तक अपने ही दिल में मिटा दिया। अब आयशा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे रोहित की जिंदगी बन गई थी। आयशा ने अकेले ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था, मगर इन सब में मारवा खानदान को एक फायदा हुआ था। उन्होंने अपना वारिस मिल गया था और अक्षय वर्मा का गुस्सा का छुटकारा। दादाजी ने भले ही हंसराज मारवा का जजाज से अपनी कंपनी से बेदखल कर दिया था, मगर उन्होंने एक बाप होने का फर्ज अच्छी तरह निभाया। भले ही लोगों की नजरों में हंसराज फूटी कौड़ी लिए बिना ही मारवा हाउस से निकल गए थे, मगर चोरी चुपके रोहित के दादाजी ने हंसराज माँ को अमेरिका में अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा फंड भिजवाया था। इन सारी बातों की यह बात साबित होती है जो आयशा अपने आप को रोहित और मारवा खानदान की बर्बादी का कारण समझ रही थी। दरअसल उस आयशा मारवा की सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को डूबने से बचाया जा सके। जब रोहित ने ये सारी बातें आयशा और हंसराज के सामने कही, तब दोनों को चेहरे का रंग उड़ गया था। अचानक ही आयशा के लिए अपनी बीती हुई पूरी जिंदगी बेमानी हो गई थी। आयशा कभी सोच भी नहीं सकती थी उसके साथ हंसराज ने इतना बड़ा धोखा किया था। हैरान आयशा ने अपने सर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी वो आज तक जो जिंदगी जीती आ रही थी उस जिंदगी को किस तरह देखे। और जब पिछली जिंदगी ही इतनी भयानक लगने लगी थी, तो आयशा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी को आगे किस तरह ले जाए। वो जिस मोड़ पर खड़ी थी वहां पीछे देखकर उसने सिर्फ एहसास होता था कि पीछे कोई रास्ता ही नहीं था और आगे जाने के लिए खुला मैदान था, जिसमें ना कोई राह नजर आती थी ना ही कोई मंजिल। हंसराज ने रोहित की सारी दलील सुनने के बाद फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, यह सब तुम कैसे कह सकते हो? इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? रोहित ने हंसराज की बात का जवाब देते हुए कहा, सबसे बड़ा सबूत तो देविका जी है, जिन्होंने उस दिन मेरे सामने आकर मुझे कहा था कि मैं अपनी माँ कहकर बुलाऊंगा। भले ही मेरी किडनैपिंग अक्षय वर्मा के कहने पर हुई थी, मगर देविका जी के बिना मेरी किडनैपिंग होना मुश्किल था। हंसराज ने रोहित की बातें सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद दोनों ने धीरे से अपना सर उठाया। रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो ठीक है, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मारवा खानदान का असली वारिस वापस आ गया है। आज से मारवा खानदान का और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बागडोर मेरे हाथ में होगी। हंसराज ये बातें सुनकर खुद रोहित भी चौंक गया। हंसराज ने अब बड़ी ही धीमी आवाज में रोहित से कहा, देखो ज्यादा चौंको मत, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो तुम यहाँ भी जान चुके हो कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे। तुम सारी हकीकत जान चुके हो तो कुछ और हकीकत तुम्हें बता दूं, ताकि तुम्हारे मन में कोई फ्यूजन ना रहे। मेरे पिताजी ने अपने नाम की सारे शहर में मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए थे। मरने के बाद कंपनी भी में पिताजी जो हिस्सा था वह उन्होंने मेरे नाम कर दिया था और उस लिहाज से अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। तुम अगर अपनी माँ को इतना ही प्यार रहे हो तो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता तो आयशा का पुराना आशिक अपना बदला पूरा करने के लिए मेरे परिवार को बर्बाद कर दे। जब घर के बाकी सदस्यों ने सुना तो नीचे हॉल में हंसराज आए थे। सब लोग एक के बाद एक नीचे हॉल में इकट्ठा होने लगे थे। हंसराज की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। 20 साल पहले हंसराज और रोहित दादाजी के बीच जो प्लानिंग हुई थी उसका किस्सा उन दोनों ने घर में किसी और के मेंबर को नहीं बनाया था, इसलिए यह सारी बातें इतने सालों बाद सुनकर भी सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। पूरा घर दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग रोहित को सपोर्ट करना चाहते थे तो कुछ लोग आज भी हंसराज को सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को इस तरह कंफ्यूजन में देखकर हंसराज ने अपने कोट से की जेब में से कुछ दस्तावेज निकाले और रोहित को दिखा कर कहा, यह रहा पिताजी के विल, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनकी मरने के बाद उनका हिस्सा सारे शेयर मेरे नाम कर दिया जाए और उन्होंने हिस्सा कंपनी 25% थे शेयर थे, जो मारवा खानदान के किसी भी सदस्य का कहीं ज्यादा है। और इस विल के मुताबिक आज मैं कंपनी का 25% शहर का मालिक हूँ और सबसे ज्यादा
शेयर होल्डर होने के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड मैं हूँ और आपको अल्टीमेटम चुका चुका हूँ। बिजनेस इतनी बरकिनिया तो तुम अच्छी तरह से जानते ही होगा। रोहित, भले ही तुम मेरे बेटे हो, मगर कुछ बात ऐसी है जो तुम्हें सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित खुद को इस वक्त हंसराज की बातें सुनकर काफ़ी हैरान था। तभी पंकज मारवा ने हंसराज मारवा के हाथों से वह डॉक्यूमेंट लेकर पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक बड़ी ही बारीकी से डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद पंकज ने बाकी सारे लोगों के सामने उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहा, यह तो पिताजी का विल है जिसमें साफ साफ लिखा है उसने हिस्से के सारे शहर अपने बड़े बेटे हंसराज के नाम कर दिए हैं। इसका मतलब तो साफ है, अगर हंसराज यह चाहते तो कंपनी का हेड कुर्सी पर बैठे तो उन्हें हमसे कोई रोक नहीं सकता। पंकज की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर आपस में बात करने लगे। रोहित भी कुछ सपोर्टमेंट रोहित की तरफ बोलते हुए हंसराज ने से कहा, मगर दादाजी का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने आप हम सबको यह इंजेक्शन दिया था, मरने के बाद कंपनी का भागमडोर रोहित के हाथों में सौंपी जाए। उस लिहाज से कंपनी का और मारवा खानदान का हेड का पोजीशन पर रोहित मारवा का ही होना चाहिए, क्योंकि यह दादाजी का आखिरी इच्छा थी। तभी पंकज ने विल दिखाते हुए कहा, पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी इस कागज में अच्छी तरह से लिखा है और कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता। यह बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। कानून के तौर पर हंसराज भैया इस विल के जरिए हमारे खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हेड पोजीशन बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। और फिर आप लोग तो इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अब बड़े भैया वापस लौट चुके हैं तो उन्हें उनकी पुरानी पोजीशन वापस करने में ही हर्ज क्या थी? रोहित उनका बेटा है, कुर्सी के लिए क्या इस तरह का बर्ताव करना रोहित को शोभा देता है? तभी रोहित को सपोर्ट करने वाले एक रिश्तेदार ने कहा, मगर क्या सबूत है कि यह विल असली है? तभी अचानक ही हॉल में कोने से दादी माँ की आवाज़ सबकी कानों में पड़ी। दादी माँ ने कहा, इसका फैसला मैं करूंगी। अनिका लेजेंडर के रूम के बाहर सेकेंड फ्लोर पर खड़ी हुई नीचे हॉल में सब कुछ चल रहा वो सब कुछ देख और सुन पा रही थी। अनिका जानती थी मारवा हाउस में सभी मेंबर्स काफी पॉलिटिकल थे, मगर वह यह भी नहीं जानती थी कि जिस दादी माँ ने रोहित को एक माँ बनकर इतने सालों पाला था, वो दादी माँ खुद भी फैमिली के बाकी कई लोगों की तरह रोहित के खिलाफ इतने सालों से प्लानिंग कर रही थी। रोहित को इस वक्त अकेला खड़ा देखकर अनिका को रोहित पर बहुत तरस आ रही थी, मगर वह जानती थी मारवा खानदान का पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी करना इस वक्त सही नहीं होगा। इसलिए अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी नीचे हॉल में तमाशा देख रही थी। रोहित के ठीक बगल में खड़ी आयशा ने अपने इमोशन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दादी माँ ने जब रोहित के खिलाफ बोलना पसंद किया तब आयशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। आयशा अपने आप को कोई भी इल्जाम ले सकती थी। मारवा खानदान सभी लोग की दुश्मनी आयशा ने इतनी सालों अकेले ही झेली थी, मगर जब बात आयशा के बेटे पर आई तब वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था मारवा परिवार अपने ही वारिस के खिलाफ कैसे इस तरह प्लानिंग कर सकते थे। आयशा जब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसने अपनी मुट्ठी कसी और तेजी से हंसराज के पास चली गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कह पाता, आयशा ने हंसराज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा धर दिया। थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हंसराज अपनी जगह से 2 कदम पीछे चले गए। आयशा ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर हंसराज के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। अनिका जो ऊपर खड़ी सब कुछ अच्छी तरह से देख रही थी, उसे एक बात नोटिस की कि हंसराज चाहे तो आयशा को थप्पड़ से बच सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता होते हुए भी जानबूझकर आयशा के हाथों से थप्पड़ खाना पसंद किया। आयशा ने हंसराज की ओर देख कर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे, मगर मैं यह नहीं जानती थी ना सिर्फ तुम मेरे दुश्मन थे बल्कि मन ही मन अपने बेटे के खिलाफ भी जहर भरा था। तुम्हारे मन में किस तरह के बाप हो तुम? अपने बेटे के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसराज ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म तो मुझे सचमुच बहुत आती है। 20 साल पहले मैं भी तो अपने अपने साथ नहीं रख पाया और आज भी तुम्हें अपने साथ रखने में असमर्थ हूँ। मुझे बहुत घिन आती है अपने आप पर जब मैं सोचता हूँ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी दुश्मनी इतने पावरफुल इंसान के साथ ली थी जिसने साथ लड़ना मेरे बस में नहीं था। हंसराज की आंखों में सख्त साफ साफ पछतावा भी साफ साफ नजर आ रहा था। हंसराज ने जानबूझकर आयशा को धोखा देने का प्लानिंग की थी। असलियत में हंसराज आयशा से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से ही हंसराज आयशा को काफी पसंद करते थे, मगर कॉलेज पूरा होने के बाद करण गुलेरिया के साथ हंसराज मारवा एक कॉम्पिटिशन पड़ गया, कौन ज्यादा ताकतवर बिजनेस में है। हंसराज जानता था करण गुलेरिया स्वाति से प्यार करते थे, इसलिए स्वाति को अपने अपनाने के लिए हंसराज ने जमीन आसमान एक कर दिया था। दोनों लोगों ने लगा हंसराज स्वाति से बेहद प्यार करते हैं, मगर असलियत वह मन ही मन प्यार तो सिर्फ आयशा से ही करते थे।
स्वाति को अपना जिंदगी जिद्दी वक्त बितात चला गया था। स्वाति ने करण गुलेरिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हंसराज ने आयशा को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। शादी के बाद आयशा ने हंसराज से कह दिया था कि वह कॉलेज के जानमाने में किसी से प्यार करती थी, और आयशा ने हंसराज के साथ जो शादी की थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर की थी। आयशा को हंसराज के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, मगर हंसराज सब कुछ चुपचाप सहन करता रहा, क्योंकि वो जानता था आज नहीं तो कल उसका रिश्ता समझौते के आगे बढ़कर प्यार में जरूर बदल जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि हंसराज और आयशा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो कॉलेज के मासूम सा भोला भाला दिखने वाला लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस निकला, और अब वो अपने प्यार को वापस हासिल करने के लिए मारवा खानदान को बर्बाद करने पर उतर आया था। इस बात के बाद हंसराज हमेशा के लिए अपने आप को कोसता रहा। आयशा से हंसराज ने प्यार किया था। अब आयशा की वजह से पूरे के पूरे परिवार खानदान पर मुसीबत मंडरा रही थी। हंसराज ने सोच लिया कि वह किसी भी हालत में आयशा को अपनी आप से अलग कर देगा, और इसलिए एक प्लानिंग के तहत हंसराज ने देविका से प्यार करने का नाटक किया और आयशा को डाइवोर्स लेकर दूर चला गया। हंसराज ने सोचा था कि अगर आयशा को रोहित से अलग करने के बाद अक्षय वर्मा हमेशा हमेशा के लिए आयशा को अपने आप साथ लेकर चला जाए, तो यह समझ लेगा कि उसके अपने प्यार को दफन करके अपने बेटे और परिवार का हिफाजत अक्षय वर्मा से मांग ली थी। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा को ठुकरा कर अकेले ही जिंदगी बिताने का फैसला किया। आयशा ने जेब में अकेले रहने वाला फैसला किया, तो हंसराज ने भी घर वापसी कभी नहीं आने का फैसला कर लिया। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा का करार तोड़कर अपने गुस्से को फिर से जगा दिया था, और अक्षय वर्मा फिर मारवा खानदान का खून का प्यासा हो गया था। हंसराज ने आयशा की आंखों में आकर डालकर कहा, 20 साल तुमने अकेले शहर में बाहर उस विला में गुजारे थे। मुझे लगा तुम्हें अकेले जीने की आदत छू चुकी है, जैसे मैं तुम्हारे बिना जीने की आदत बना चुका था। मगर अपने बेटे से प्यार सामने 20 साल बाद तुम घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ तुम्हारे बेटे बल्कि पूरे मारवा खानदान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम समझती हो मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। 20 साल तुम्हें रोहित को दूर रखकर मैंने अपने खानदान की सिक्योरिटी दी, और आज तुम सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। हंसराज के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहित और आयशा दोनों होश उड़ गए। आयशा को समझ नहीं आ रहा था वो हंसराज को इस पूरी प्लानिंग का किस नजरिए से देखे। आयशा ने एक लंबी सांस लेते हुए हंसराज से कहा, अगर यह सब कुछ सच है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं खुशी खुशी रोहित से दूर हो जाती, मगर एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अपने बाप से दूर रखकर तुम्हें क्या मिलता? इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम इतने कमजोर थे फिर भी तुम्हें से मुझसे शादी क्यों की? इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते थे, मगर उस अक्षय वर्मा का चुंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच सकते थे? इस बार हंसराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, रास्ता तो आज भी एक रास्ता है जिससे यह सब कुछ शांत हो जाएगा। रोहित आयशा बड़े ही ध्यान से हंसराज की बातें सुनने लगे। हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अगर तुम अक्षय वर्मा के पास हमेशा के लिए चली जाओ तो हो सकता है वो हमेशा के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, हमारे खानदान को और रोहित को अपना दुश्मनी नहीं समझेगा। और अगर तुम उन लोगों के पास चली जाओगी तो रोहित बड़े ही आराम से फिर से अपने मारवा खानदान का हेड का पोजीशन में बैठकर पहले की तरह ही बिजनेस और परिवार का चाल पाएगा। रोहित को अपने बाप के कहे पर घिन आ रही थी। रोहित ने हंसराज के बीच में हो रही रोकते हुए कहा, इस तरह की घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती या कभी सोच नहीं सकता? हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तक आयशा अक्षय वर्मा के पास नहीं जाती तब तक सब कुछ रुकेगा नहीं, और मैं आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए कंपनी का हेड पोजीशन पर आज मैं बैठूंगा, जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा। तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना होगा। इससे पहले रोहित इस बातों का कुछ रिएक्शन दे पाता, दादी माँ ने लीला का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलकर रोहित के पास आई और रोहित से कहने लगी, रोहित मैं पूरी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार किया। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। तुम्हारे माँ बाप जाने के बाद मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की। जरा समझने की कोशिश करो, यह सब कुछ तुम्हारी माँ आयशा की वजह से हुआ था। वह आदमी हम सबको बर्बाद कर देगा, और आज 20 साल पहले भी वह यह करने में कामयाब हो चुका था। अगर तुम्हारी माँ को आज उससे पास नहीं भेजा गया तो अपने गुस्सा से हम सबको पर उतरेगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मगर ले लिए सब मारवा खानदान की इज्जत आबरू और प्रतिष्ठा इन बेचने से लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और वैसे भी 20 साल तक तुम अपनी माँ के बिना ही रहे हो, तो तुम्हारी माँ पहले उस आदमी से प्यार करती थी, वो आदमी तुम्हारी माँ को खुश रखेगा, और क्या पता शायद तुम्हारी माँ का दिल भी यही होगा।
रोहित ने अपनी दादी माँ की इस कोई बात का सुनाता नहीं था, मगर रोहित ने संस्कारी दादी माँ को पलट कर जवाब देने से रोक रहे थे। दादी माँ ने रोहित से कहा, बेटे मेरी बात मान जाओ, भेज दो तुम्हारी माँ को उस आदमी के पास और झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मानव खानदान हमेशा से ही सर उठाकर जिया है। इस औरत की वजह से हम सबका सर झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी दादी माँ दादाजी के गुजरने के बाद मारवा खानदान की इज्जत आबरू पर कोई दाग नहीं लगे, यह देखने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस खानदान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। इस बात पर मुझे यकीन है, क्योंकि मारवा खानदान का बागमदोर तुम जैसे काबिल लड़के के हाथ में है। और तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम जानते हो कि कभी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। इस बात का तरह बिजनेस डील को समझ लो। रोहित को चौका मचर अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ को हर शब्द तीर की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। मगर दादी माँ ने आधे में उम्र काबिलियत करते हुए रोहित ने अपने आप को संभाल लिया। दादी माँ की पूरी बात होते हुए हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ते हो तो मजबूरन मुझे पिताजी का ये विल सहारा लेकर इस कंपनी का हेड पोजीशन पर अपना नाम करना होगा। मगर मुझे अफसोस साथ कहना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। एक बार कंपनी के हेड की पोजीशन में मेरा हाथ में आ गई तो उसके बाद अक्षय वर्मा मारवा खानदान को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। अक्षय वर्मा तो सिर्फ और सिर्फ आयशा से बदला लेना चाहेगा, जिसके लिए वो सिर्फ तुम्हें या तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसे हालातों में एक बाप होने के बावजूद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पैसा तुम्हारे हाथ में है, आयशा को उस आदमी के पास भेजकर हमेशा हमेशा के लिए झगड़े का अंत कर दो, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहो। तुम एक बाप को मजबूरन करना चाहोगे तो वह बेटा ही क्या सारे पावर छीन कर खुद अपने पास रख ले। दादी माँ ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा, कहा, मान जाओ बेटा, यकीन मानो, यह सब कुछ पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आयशा को उस आदमी के पास भेजाने का अगर हंसराज तुम्हें तुम्हें पावर और पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं उसे रोकूंगा। मगर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या रोहित अपनी माँ को उस परम पास भेजेगा? अनिका लेजेंडर के रूम के बाहर सेकेंड फ्लोर पर खड़ी हुई नीचे हॉल में सब कुछ चल रहा वो सब कुछ देख और सुन पा रही थी। अनिका जानती थी मारवा हाउस में सभी मेंबर्स काफी पॉलिटिकल थे, मगर वह यह भी नहीं जानती थी कि जिस दादी माँ ने रोहित को एक माँ बनकर इतने सालों पाला था, वो दादी माँ खुद भी फैमिली के बाकी कई लोगों की तरह रोहित के खिलाफ इतने सालों से प्लानिंग कर रही थी। रोहित को इस वक्त अकेला खड़ा देखकर अनिका को रोहित पर बहुत तरस आ रही थी, मगर वह जानती थी मारवा खानदान का पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी करना इस वक्त सही नहीं होगा। इसलिए अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी नीचे हॉल में तमाशा देख रही थी। रोहित के ठीक बगल में खड़ी आयशा ने अपने इमोशन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दादी माँ ने जब रोहित के खिलाफ बोलना पसंद किया तब आयशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। आयशा अपने आप को कोई भी इल्जाम ले सकती थी। मारवा खानदान सभी लोग की दुश्मनी आयशा ने इतनी सालों अकेले ही झेली थी, मगर जब बात आयशा के बेटे पर आई तब वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था मारवा परिवार अपने ही वारिस के खिलाफ कैसे इस तरह प्लानिंग कर सकते थे। आयशा जब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसने अपनी मुट्ठी कसी और तेजी से हंसराज के पास चली गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कह पाता, आयशा ने हंसराज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा धर दिया। थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हंसराज अपनी जगह से 2 कदम पीछे चले गए। आयशा ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर हंसराज के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। अनिका जो ऊपर खड़ी सब कुछ अच्छी तरह से देख रही थी, उसे एक बात नोटिस की कि हंसराज चाहे तो आयशा को थप्पड़ से बच सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता होते हुए भी जानबूझकर आयशा के हाथों से थप्पड़ खाना पसंद किया। आयशा ने हंसराज की ओर देखकर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे, मगर मैं यह नहीं जानती थी ना सिर्फ तुम मेरे दुश्मन थे बल्कि मन ही मन अपने बेटे के खिलाफ भी जहर भरा था। तुम्हारे मन में किस तरह के बाप हो तुम? अपने बेटे के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसराज ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म तो मुझे सचमुच बहुत आती है। 20 साल पहले मैं भी तो अपने अपने साथ नहीं रख पाया, और आज भी तुम्हें अपने साथ रखने में असमर्थ हूँ। मुझे बहुत घिन आती है अपने आप पर जब मैं सोचता हूँ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी दुश्मनी इतने पावरफुल इंसान के साथ ली थी जिसने साथ लड़ना मेरे बस में नहीं था। हंसराज की आंखों में सख्त साफ साफ पछतावा
भी साफ-साफ नज़र आ रहा था। हंसराज ने जानबूझकर आयशा को धोखा देने का प्लानिंग की थी। असलियत में हंसराज आयशा से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से ही हंसराज आयशा को काफ़ी पसंद करते थे, मगर कॉलेज पूरा होने के बाद करण गुलेरिया के साथ हंसराज मारवा एक कॉम्पिटिशन पड़ गया। कौन ज़्यादा ताकतवर बिजनेस में है। हंसराज जानता था करण गुलेरिया स्वाति से प्यार करते थे, इसलिए स्वाति को अपने अपनाने के लिए हंसराज ने जमीन आसमान एक कर दिया था। दोनों लोगों ने लगा हंसराज स्वाति से बेहद प्यार करते हैं, मगर असलियत वह मन ही मन प्यार तो सिर्फ आयशा से ही करते थे। स्वाति को अपना जिंदगी जिद्दी वक्त बिता चला गया था। स्वाति ने करण गुलेरिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हंसराज ने आयशा को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। शादी के बाद आयशा ने हंसराज से कह दिया था कि वह कॉलेज के जानमाने में किसी से प्यार करती थी, और आयशा ने हंसराज के साथ जो शादी की थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर की थी। आयशा को हंसराज के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, मगर हंसराज सब कुछ चुपचाप सहन करता रहा, क्योंकि वो जानता था आज नहीं तो कल उसका रिश्ता समझौते के आगे बढ़कर प्यार में जरूर बदल जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि हंसराज और आयशा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो कॉलेज के मासूम सा भोला भाला दिखने वाला लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस निकला, और अब वह अपने प्यार को वापस हासिल करने के लिए मारवा खानदान को बर्बाद करने पर उतर आया था। इस बात के बाद हंसराज हमेशा के लिए अपने आप को कोसता रहा। आयशा से हंसराज ने प्यार किया था। अब आयशा की वजह से पूरे के पूरे परिवार खानदान पर मुसीबत मंडरा रही थी। हंसराज ने सोच लिया कि वह किसी भी हालत में आयशा को अपनी आप से अलग कर देगा, और इसलिए एक प्लानिंग के तहत हंसराज ने देविका से प्यार करने का नाटक किया और आयशा को डाइवोर्स लेकर दूर चला गया। हंसराज ने सोचा था कि अगर आयशा को रोहित से अलग करने के बाद अक्षय वर्मा हमेशा हमेशा के लिए आयशा को अपने आप साथ लेकर चला जाए, तो यह समझ लेगा कि उसके अपने प्यार को दफन करके अपने बेटे और परिवार का हिफाजत अक्षय वर्मा से मांग ली थी। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा को ठुकरा कर अकेले ही जिंदगी बिताने का फैसला किया। आयशा ने जेब में अकेले रहने वाला फैसला किया, तो हंसराज ने भी घर वापसी कभी नहीं आने का फैसला कर लिया। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा का करार तोड़कर अपने गुस्से को फिर से जगा दिया था, और अक्षय वर्मा फिर मारवा खानदान का खून का प्यासा हो गया था। हंसराज ने आयशा की आंखों में आकर डालकर कहा, 20 साल तुमने अकेले शहर में बाहर उस विला में गुजारे थे। मुझे लगा तुम्हें अकेले जीने की आदत छू चुकी है, जैसे मैं तुम्हारे बिना जीने का आदत बना चुका था। मगर अपने बेटे से प्यार सामने 20 साल बाद तुम घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ तुम्हारे बेटे बल्कि पूरे मारवा खानदान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम समझती हो मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। 20 साल तुम्हें रोहित को दूर रखकर मैंने अपने खानदान की सिक्योरिटी दी, और आज तुम सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। हंसराज के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहित और आयशा दोनों होश उड़ गए। आयशा को समझ नहीं आ रहा तो वह हंसराज को इस पूरी प्लानिंग का किस नजरिए से देखे। आयशा ने एक लंबी सांस लेते हुए हंसराज से कहा, अगर यह सब कुछ सच है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं खुशी खुशी रोहित से दूर हो जाती, मगर एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अपने बाप से दूर रखकर तुम्हें क्या मिलता? इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम इतने कमजोर थे फिर भी तुम्हें से मुझसे शादी क्यों की? इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते थे, मगर उस अक्षय वर्मा का चुंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच सकते थे? इस बार हंसराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, रास्ता तो आज भी एक रास्ता है जिससे यह सब कुछ शांत हो जाएगा। रोहित आयशा बड़े ही ध्यान से हंसराज की बातें सुनने लगे। हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अगर तुम अक्षय वर्मा के पास हमेशा के लिए चली जाओ तो हो सकता है वो हमेशा के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। हमारे खानदान को और रोहित को अपना दुश्मनी नहीं समझेगा, और अगर तुम उन लोगों के पास चली जाओगी तो रोहित बड़े ही आराम से फिर से अपने मारवा खानदान का हेड का पोजीशन में बैठकर पहले की तरह ही बिजनेस और परिवार का चाल पाएगा। रोहित को अपने बाप के कहे पर घिन आ रही थी। रोहित ने हंसराज के बीच में हो रही रोकते हुए कहा, इस तरह की घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती या कभी सोच नहीं सकता? हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तक आयशा अक्षय वर्मा के पास नहीं जाती तब तक सब कुछ रुकेगा नहीं, और मैं आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए कंपनी का हेड पोजीशन पर आज मैं बैठूंगा। जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा। तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना होगा। इससे पहले रोहित इस बातों का कुछ रिएक्शन दे पाता, दादी माँ ने लीला का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलकर रोहित के पास आई और रोहित से कहने लगी, रोहित मैं पूरी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार किया। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। तुम्हारे माँ बाप जाने के बाद मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की। जरा समझने की कोशिश करो, यह सब कुछ तुम्हारी माँ आयशा की वजह से हुआ था। वह आदमी हम सबको बर्बाद कर देगा, और आज 20 साल पहले
भी वह यह करने में कामयाब हो चुका था। अगर तुम्हारी माँ को आज उससे पास नहीं भेजा गया तो अपने गुस्सा से हम सबको पर उतरेगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मगर ले लिए सब मारवा खानदान की इज्जत, आबरू और प्रतिष्ठा इन बेचने से लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और वैसे भी 20 साल तक तुम अपनी माँ के बिना ही रहे हो, तो तुम्हारी माँ पहले उस आदमी से प्यार करती थी, वो आदमी तुम्हारी माँ को खुश रखेगा। और क्या पता शायद तुम्हारी माँ का दिल भी यही होगा। रोहित ने अपनी दादी माँ की इस कोई बात का सुनाता नहीं था, मगर रोहित ने संस्कारी दादी माँ को पलट कर जवाब देने से रोक रहे थे। दादी माँ ने रोहित से कहा, बेटे मेरी बात मान जाओ, भेज दो तुम्हारी माँ को उस आदमी के पास और झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मारवा खानदान हमेशा से ही सर उठाकर जिया है, इस औरत की वजह से हम सब का सर झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी दादी माँ दादाजी के गुजरने के बाद मारवा खानदान की इज्जत आबरू पर कोई दाग नहीं लगे, यह देखने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस खानदान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा, इस बात पर मुझे यकीन है। क्योंकि मारवा खानदान का बागमदोर तुम जैसे काबिल लड़के के हाथ में है। और तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम जानते हो कि कभी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। इस बात का तरह बिजनेस डील को समझ लो। रोहित को चकमचर अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ को हर शब्द तीर की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। मगर दादी माँ ने आधे में उम्र काबिलियत करते हुए रोहित ने अपने आप को संभाल लिया। दादी माँ की पूरी बात होते हुए हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ते हो तो मजबूरन मुझे पिताजी का ये विल सहारा लेकर इस कंपनी का हेड पोजीशन पे अपना नाम करना होगा। मगर मुझे अफसोस साथ कहना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। एक बार कंपनी के हेड की पोजीशन में मेरा हाथ में आ गई तो उसके बाद अक्षय वर्मा मारवा खानदान को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। अक्षय वर्मा तो सिर्फ और सिर्फ आयशा से बदला लेना चाहेगा, जिसके लिए वो सिर्फ तुम्हें या तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसे हालातों में एक बाप होने के बावजूद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पैसा तुम्हारे हाथ में है, आयशा को उस आदमी के पास भेजकर हमेशा हमेशा के लिए झगड़े का अंत कर दो, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहो। तुम एक बाप को मजबूरन करना चाहोगे तो वह बेटा ही क्या सारे पावर छीन कर खुद अपने पास रख ले। दादी माँ ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा कहा, मान जाओ बेटा, यकीन मानो, यह सब कुछ पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आयशा को उस आदमी के पास भेजने का अगर हंसराज तुम्हें तुम्हें पावर और पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं उसे रोकूंगा, मगर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या रोहित अपनी माँ को उस परम पास भेजेगा?